हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ सिंह ट्रिपल एस लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जियोग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है सौरमंडल। दोस्तों, ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार अनेक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सौरमंडल से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, आप हमें फीडबैक ज़रूर देते रहें, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो डाल सकें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक यानी सौरमंडल। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखेंगे कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह और ग्रहों के उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड तथा अन्य आकाशीय पिंडों के स्वरूप को सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों, यानी सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह यानी जितने भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन ग्रहों के उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड तथा अन्य आकाशीय पिंडों के सम्मिलित समूह को ही क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों, सौरमंडल का जो केंद्र बिंदु यानी सौरमंडल का मुखिया कौन है? वो है सूर्य। दोस्तों, सूर्य क्या यानी सोलर सिस्टम का जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सूर्य अपने अक्ष पर किस ओर घूमता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। दोस्तों, नेक्स्ट कि जो सूर्य है हमारा वो किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो दोस्तों, सूर्य जो है हमारा वो क्या है? एक तारा है, और जो तारों का निर्माण वो किन से मिलकर होता है? वो गैसों से ही होता है। तो दोस्तों, जो सूर्य है ये गैसों का मिश्रण है, यानी अन्य अनेक गैसों से मिलकर बना है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम है, और अन्य भी कई गैसें हैं जिनका प्रतिशत बहुत ही कम है। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का कितने प्रतिशत है और हीलियम का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, जो हाइड्रोजन का परसेंटेज है वो है 71%। यानी जो सूर्य में हाइड्रोजन की उपस्थिति कितनी है? 71%। इसी तरह से हीलियम की उपस्थिति कितनी है? 26.5% दोस्तों। और जो अदर गैसें हैं उनका परसेंटेज है 2.5। तो दोस्तों, इसमें जो मुख्य रूप से वो कौन कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोजन तथा हीलियम। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूर्य के ताप के बारे में, क्योंकि जो सूर्य का ताप है वो सूर्य में एक ही तरह का नहीं है। यानी जो सूर्य में ताप है वो समान नहीं है, इसका भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न ताप है। तो दोस्तों, जो इसकी बाहरी सतह होती है इसका ताप अलग होगा, जो इसकी बीच की यानी जो इसका सेंटर भाग होता है जिसे कोर या क्रोड बोलते हैं, तो इसका टेम्परेचर अलग होता है। और इसमें जो सौर कलंक या जिन्हें हम सौर धब्बा कहते हैं, इनका टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो दोस्तों, आइए अब हम इनके बारे में बात करेंगे। जो सूर्य है इसका जो केंद्रीय भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। इसका ताप होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। यानी जो सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? कोर कहते हैं या क्रोड कहा जाता है। इसका ताप होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस नहीं, आपको ऑप्शन में मिलेगा तो इस तरह से लिखा भी पाया जाएगा कि 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, इसकी जो बाहरी सतह होती है ये वाला पार्ट, इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। यानी इसकी सूर्य की बाहरी सतह होती है, इसका ताप कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि इसमें सूर्य में जो सौर कलंक या जिन्हें सौर धब्बा बोलते हैं, इनका ताप कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करें कि जो सूर्य है हमारा वो लगातार इतनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, इसमें ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों, सूर्य एक तारा है और सभी तारों में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन एक प्रोसेस होती है उसके द्वारा होता है। दोस्तों, नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलकर क्या करते हैं? एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ऊर्जा मुक्त होती है और वही ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर क्या हो कि ये हाइड्रोजन है सारा हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा तो सूर्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यानी
हमें एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी। दोस्तों जो वैज्ञानिकों ने सूर्य की जो अनुमानित उम्र बताई है वो आपको पता होगा, वो 5 बिलियन वर्ष है। जो सूर्य की अनुमानित उम्र है वो कितनी है? 5 बिलियन वर्ष है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार परीक्षाओं में आया है। तो दोस्तों जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 8 मिनट और 16.6 सेकेंड का समय लगता है। यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकेंड का समय लगता है। कहीं कहीं पर ये वैल्यू सीधा दे देते हैं, 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड देते हैं। तो दोस्तों आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू अगर पता चलनी हो तो वो कितनी है? 8 मिनट और 16.6 सेकेंड का समय लगता है। दोस्तों जो सूर्य का व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है। दोस्तों इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा सूर्य जो है वो कितना बड़ा है। और हमारी पृथ्वी को सूर्य के ताप का मात्र 2 अरबवां भाग ही मिल पाता है। दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है वो उसको उसको जो सूर्य की जो एनर्जी है यानी जो सूर्य का प्रकाश है वो उसका केवल 2 अरबवां भाग ही हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाता है। दोस्तों अब हम चर्चा करें इस सूर्य ग्रहण के बारे में कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। दोस्तों देखिए क्या है कि जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यानी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए, इस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। जैसे दोस्तों देखिए ये हमारा सूर्य है और ये है हमारी पृथ्वी और ये है सूर्य, और इसके बीच में क्या आ जाता है? एक पोजीशन ऐसी बनती है कि इसके बीच में आ जाता है कौन? चंद्रमा। अब क्या होता है दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि बीच में आ जाता है चंद्रमा। तो जो इसकी बाहरी भाग है, ये पार्ट, इससे कुछ प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता रहता है। दोस्तों जो सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तब क्या होता है? ये एक्स किरणों को उत्सर्जित करता है, यानी एक्स किरणें निकलती हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी सूर्य ग्रहण पड़े तो हमको बाहर नहीं जाना चाहिए या नंगी आंखों से इसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे एक्स किरणें निकलती हैं और ये हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसीलिए हमको सूर्य ग्रहण के समय बाहर नहीं जाना चाहिए या ऐसे नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। दोस्तों अपसौर और उपसौर के बारे में बात करें कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी अधिकतम हो, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। तो इससे क्या होता है, कहीं कहीं पर पृथ्वी है और सूर्य के मध्य दूरी अधिकतम होती है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि सूर्य और पृथ्वी बिल्कुल पास पास होते हैं, फिर ये दूरी बढ़ती है, फिर घटती है। तो ये क्रम चलता रहता है। तो दोस्तों क्या, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी अधिकतम हो, यानी जब पृथ्वी और सूर्य जो है वो अधिकतम दूरी पर हो, तो इस घटना को कहते हैं अपसौर। दोस्तों इसे आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि अपसौर यानी अप मीन्स होता है ऊपर, यानी सबसे अधिक। तो इससे आप इसे रिलेट करके देख सकते हैं तो आपको ये याद रहेगा इस तरह से। और ये घटना होती कब है? वो है 4 जुलाई को, यानी 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। यानी ये अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर, यानी 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी अधिकतम होती है, जो कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। दोस्तों उपसौर क्या है कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी न्यूनतम हो, यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो सबसे कम हो, तो इस घटना को हम कहते हैं उपसौर। और ये घटना कब होती है? 3 जनवरी को। दोस्तों 3 जनवरी को पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे कम दूरी पर होती है, वो दूरी है 14.7 करोड़ किलोमीटर। दोस्तों औसत दूरी, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी कि खगोलीय इकाई या औसत दूरी क्या होती है। तो दोस्तों सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है, यानी कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है, तो इसलिए इसके बीच की जो औसत दूरी है इसको किस नाम से जानते हैं? यानी खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। दोस्तों खगोलीय इकाई यानी औसत दूरी कितनी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में? 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। और जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है दोस्तों वो है 14,97,95,000 और
95,900 किलोमीटर, 95,900 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं ग्रह कि ग्रह क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों जो ग्रह है हमारे वर्तमान में, यानी ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है, जो क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों इनको आपको याद करना होगा और बहुत से लोगों को ये याद भी होंगे। इनका जो एक क्रम है वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। यानी ग्रहों को दो भागों में बांट दिया जाता है कि पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है इनको, ये जो 4 ग्रह है ये पार्थिव ग्रह हैं, यानी ये ठोस हैं। ये कैसे हैं, ठोस हैं और पृथ्वी सदृश है, यानी पृथ्वी की तरह ही ये दिखते हैं, इसीलिए इनको कहा गया है पार्थिव ग्रह, जिनकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन चारों ग्रहों को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। दोस्तों नेक्स्ट है बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन चारों ग्रहों में बृहस्पति है जो वो सबसे बड़ा है, इसलिए इनका नाम रख दिया गया बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह। दोस्तों ये कैसे हैं, ये गैसों से निर्मित हैं। ये कैसे हैं, गैसों से निर्मित हैं, इसीलिए इनको बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह कहा गया है दोस्तों। तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या भी 4 है। वो कौन कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों इनके आकार पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यानी जो सबसे छोटा है वो कौन सा ग्रह है, बुध है, और जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है कौन सा, बृहस्पति ग्रह है। दोस्तों सूर्य से दूरी या उनके परिक्रमण काल के अनुसार, यानी जो सूर्य के जितना पास होगा वो ग्रह सूर्य का चक्कर उतनी जल्दी लगाएगा, जो जिससे सूर्य से जितना दूर होगा वो उतनी परिक्रमा करने में उतना ज़्यादा समय लेगा। तो दोस्तों सूर्य से दूरी यानी सूर्य के जो सबसे पास है वो कौन सा है, या जिसका परिक्रमण काल सबसे कम है, तो वो ग्रह है बुध। इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी जो वरुण है वो सबसे ज़्यादा समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, और जो सबसे कम समय लेता है वो है बुध, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे पास है इसलिए सबसे कम समय लेता है, और जो वरुण है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, इसीलिए ये सबसे अधिक समय लेता है। दोस्तों नेक्स्ट है शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम, यानी कि क्लॉकवाइज है। जिस तरह से हमारी घड़ी घूमती है उस तरह से, यानी शुक्र और अरुण घूमते हैं सूर्य के चारों ओर, तथा अन्य सभी ग्रहों की दिशा पश्चिम से पूर्व है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी के ठीक विपरीत दिशा में घूमते हैं ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अपने आसपास सफाई रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।